कभी सोचा है कि एक साधारण सा कपास का टुकड़ा वो आपकी पसंदीदा जीन्स में कैसे बदल जाता है? या फिर खान से निकला लोहा एक चमचमाती कार कैसे बन जाता है? तो ये होता कैसे है? यहीं पर आती है द्वितीय क्रियाएं, यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज। आज हम इसी कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन के सफर को समझने वाले हैं, जहां कच्चा माल आधुनिक दुनिया की शानदार चीजों में बदल जाता है। ये पेशकश है वेलोसिटी क्लासेस की तरफ से। तो आज के हमारे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये सेकेंडरी एक्टिविटीज होती क्या हैं। फिर हम झांकेंगे आज के ज़माने की फैक्ट्रियों के अंदर और समझेंगे कि मॉडर्न प्रोडक्शन के राज क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम काम कैसे करता है। और आखिर में हम इस पहेली को सुलझाएंगे कि क्यों कुछ जगह ही इंडस्ट्रीज का हब बन जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं, ये द्वितीय क्रियाएं हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ सामान बनाना नहीं है, ये एक कला है, चीज़ों को बदलने की, उन्हें बेहतर बनाने की कला। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो द्वितीयक क्रियाएं या सेकेंडरी एक्टिविटीज वो प्रोसेस हैं जो कुदरत से मिली चीज़ों को यानी रॉ मटेरियल्स को लेती हैं और उन्हें प्रोसेस करके ज़्यादा कीमती और काम की चीज़ों में बदल देती हैं। कह सकते हैं कि ये कुदरत के दिए तोहफों को एक तरह का अपग्रेड देना है। चलिए कपास का ही उदाहरण लेते हैं। एक पौधे पर उगा हुआ कपास अपने आप में बहुत ज़्यादा काम का नहीं है ना? लेकिन जैसे ही उसे प्रोसेस करके धागे में बदला जाता है, उसकी कीमत और उसकी उपयोगिता दोनों बढ़ जाती हैं। और फिर जब उस धागे से कपड़ा बनता है तो उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। बस यही जो कीमत में बढ़ोतरी हो रही है ना, जिसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, वही सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का असली मकसद है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये होता क्या है, पर सवाल ये है कि आज के ज़माने में ये होता कैसे है? क्या है आज के मॉडर्न प्रोडक्शन के सीक्रेट्स? देखिए, सामान बनाने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। पहले होती थी शिल्प विधि यानी क्राफ्ट मेथड। सोचिए, एक कारीगर एक चीज को शुरू से आखिर तक खुद बनाता था। ये बहुत महंगा पड़ता था और वक्त भी बहुत लगता था। लेकिन अब जमाना है बड़े पैमाने पर उत्पादन का, यानी मास प्रोडक्शन का। यहाँ एक जैसी हजारों लाखों चीजें बनाई जाती हैं, जिससे हर चीज की लागत बहुत कम हो जाती है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि अब एक वर्कर सिर्फ एक ही काम बार बार करता है। इससे वो उस काम का एक्सपर्ट बन जाता है। और इस पूरे बदलाव की जड़ में है एक चीज, मशीनीकरण या मैकेनाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है इंसानी मेहनत की जगह मशीनों का इस्तेमाल करना, ताकि काम ज्यादा तेजी से और ज्यादा सफाई से हो सके। मतलब सीधा साधा हिसाब है, ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल करना जो हमारे काम को आसान बना दे या पूरा ही कर दे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टेक्नोलॉजी इससे भी एक कदम आगे निकल चुकी है। मशीनीकरण का अगला एडवांस्ड स्टेज है ऑटोमेशन। यहाँ मशीनें सिर्फ काम नहीं करती, बल्कि वो बिना इंसानी मदद के सोचकर फैसले भी लेती हैं। ये हमें भविष्य की फैक्ट्रियों की एक झलक दिखाता है। आज की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ सामान बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे और बेहतर बनाने की एक लगातार कोशिश है। इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी तकनीकी नवाचार का बहुत बड़ा हाथ है। नई टेक्नोलॉजी से क्वालिटी कंट्रोल बेहतर होता है, बर्बादी कम होती है, काम और तेजी से होता है, और तो और प्रदूषण जैसी बड़ी समस्याओं से लड़ने में भी मदद मिलती है। मशीनें तो आ गईं, लेकिन सिर्फ मशीनों से फैक्ट्री नहीं चलती। उन्हें चलाने के लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए। तो अब बात करते हैं उस अदृश्य इंजन की जो इन फैक्ट्रियों को असल में चलाता है, द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। आज की फैक्ट्री सिर्फ मशीनों का एक कमरा नहीं है। सोचिए, ये एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। एक सिस्टम है जहां हर किसी का, हर चीज का अपना एक तय काम है। इसी को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, मतलब काम का एक व्यवस्थित बंटवारा। तो ये सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बनता है? इसके 5 ज़रूरी हिस्से हैं। पहला, कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी। दूसरा, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन, मतलब हर वर्कर अपने काम का एक्सपर्ट। तीसरा, इसे चलाने के लिए बहुत सारा पैसा यानी कैपिटल। चौथा, इन सब को संभालने वाले बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस। और पांचवा, एक मैनेजमेंट टीम जो ये पक्का करती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चले। अब आते हैं आज के आखिरी और शायद सबसे मज़ेदार सवाल पर। किसी भी फैक्ट्री की लोकेशन वो कहाँ होनी चाहिए? क्या ये बस यूं ही तय हो जाता है, या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज किसी एक जगह पर ही क्यों लगती हैं? वो अपना घर कैसे चुनती हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से बिजनेस रूल में छिपा है।
लागत कम से कम और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा। बस हर फैसला इसी एक लाइन के आसपास घूमता है। इसलिए इंडस्ट्रीज अपनी लोकेशन वहां चुनती हैं जहां सामान बनाने का खर्चा यानी प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम आए। अब ये खर्चा कम कैसे होगा? हो सकता है वहां मजदूर सस्ते मिलें, या कच्चा माल पास में हो, या बाजार तक पहुंचना आसान हो। ये कई चीजों को मिलाकर देखा जाता है। और इस एक फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में कुछ ही जगहों पर सिमट कर रह गई है, और यही देश आज आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के बड़े केंद्र बन गए हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया का इंडस्ट्रियल नक्शा इतना ऊंचा नीचा क्यों है। तो हमने कच्चे माल से लेकर ग्लोबल पावर बनने तक का सफर देखा, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस एक नया मोड़ है। जिस तेजी से ऑटोमेशन बढ़ रहा है, भविष्य की फैक्ट्री की पूरी तस्वीर ही बदलने वाली है। सवाल ये है कि भविष्य की फैक्ट्री आखिर दिखेगी कैसी? क्या वहां इंसानों के लिए कोई जगह होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में बहुत अहम होने वाला है। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ये कैसे तय करती हैं कि अपनी अगली फैक्ट्री कहाँ लगानी है? इसके पीछे एक सीक्रेट फॉर्मूला होता है। तो चलिए आज इसी औद्योगिक पहेली को सुलझाते हैं और उस गुप्त सूत्र का पता लगाते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल, एक उद्योग बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या? क्या ये सिर्फ पैसा, जमीन और मशीनें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई चीजें काम करती हैं, और आज हम उन्हीं सब फैक्टर्स को एक-एक करके समझने वाले हैं। तो इस पूरी औद्योगिक पहेली को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके सबसे जरूरी टुकड़ों को देखना होगा। ये वो चीजें हैं जिनके बिना कोई भी इंडस्ट्री खड़ी ही नहीं हो सकती। तो ये कोर इंग्रेडिएंट्स या मुख्य सामग्रियां हैं क्या? चलिए उन 4 पिलर्स पर नजर डालते हैं जिन पर हर इंडस्ट्रियल वेंचर टिका होता है। लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जरूरी है मार्केट, यानी बाजार। जरा सोचिए, अगर कोई प्रोडक्ट बना दिया लेकिन उसे खरीदने वाला कोई है ही नहीं, या लोगों के पास उसे खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो उस फैक्ट्री का क्या फायदा? इसीलिए एक मजबूत बाजार का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मजे की बात यह है कि बड़े बाजार दो तरह के हो सकते हैं। एक तरफ तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और जापान जैसे डेवलप्ड इलाके हैं, जहां लोगों की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र, जो अपनी भारी जनसंख्या की वजह से ही एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाते हैं। पहली का दूसरा टुकड़ा है रॉ मटेरियल, यानी कच्चा माल। ये वो चीज है जिससे प्रोडक्ट बनता है। जाहिर है ये सस्ता होना चाहिए और इसे फैक्ट्री तक लाना भी आसान होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा सीधा सीधा प्रॉफिट पर असर डालता है। और यहाँ ना एक बड़ा सीधा सा नियम काम करता है। स्टील या चीनी जैसी इंडस्ट्रीज, जिन्हें वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं, जहाँ कच्चे माल का वजन फाइनल प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा होता है, वो हमेशा कच्चे माल के सोर्स के पास ही लगती हैं। इसी तरह डेयरी या एग्रो प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्रीज, जिनका माल जल्दी खराब हो जाता है, वो खेतों के बिल्कुल पास लगाई जाती हैं। अगला टुकड़ा है लेबर सप्लाई, यानी काम करने वाले लोग। ये इस पहेली का ह्यूमन एलिमेंट है। किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। पहले तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था, लेकिन क्या आज भी ये उतना ही जरूरी है? शायद नहीं, और इसकी वजह काफी दिलचस्प है। तो ये निर्भरता कम क्यों हो रही है? इसकी सीधी सी वजह है टेक्नोलॉजी। बढ़ते मशीनीकरण और ऑटोमेशन की वजह से अब लेबर पर डिपेंडेंस कम हो गई है। आज मशीनें वो काम आसानी से कर लेती हैं जिनके लिए पहले बहुत सारे लोगों की जरूरत होती थी। और हमारे कोर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में आखिरी है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा। कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, जिन्हें बेहिसाब बिजली की जरूरत होती है। उनके लिए किसी पावर प्लांट या भरोसेमंद एनर्जी सोर्स के पास होना बहुत जरूरी है, वरना प्रोडक्शन कॉस्ट आसमान छू जाएगी। तो अब हमारे पास पहेली के मेन टुकड़े आ गए हैं: मार्केट, रॉ मटेरियल, लेबर और एनर्जी। अब देखते हैं कि ये सारे टुकड़े आपस में जुड़ते कैसे हैं। इन सभी टुकड़ों को जो चीज़ गोंद की तरह जोड़ते हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन।
सोचिए, कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाना और फिर तैयार माल को मार्केट तक पहुंचाना, इन दोनों के लिए एक तेज और दमदार सिस्टम का होना कितना जरूरी है। और यहीं पर ट्रांसपोर्टेशन की लागत एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है। जिन जगहों पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जैसे वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वहाँ इंडस्ट्रीज चुंबक की तरह खींची चली आती हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए पहेली के टुकड़े और उन्हें जोड़ने वाला गोंद। अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं, वो ताकतें जो पर्दे के पीछे से इन फैसलों पर असर डालती हैं। इनमें से एक बड़ी शक्ति है गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी सरकारी नीति। सरकारें अक्सर रीजनल पॉलिसीज बनाती हैं ताकि देश के हर हिस्से का संतुलित विकास हो। मतलब ऐसा न हो कि सारी इंडस्ट्रीज सिर्फ एक दो शहरों में ही सिमट कर रह जाएं। अगली बड़ी शक्ति एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर टिकी है, जिसे कहते हैं निकटता की शक्ति। मतलब दूसरी इंडस्ट्रीज के पास होने के अपने ही जबरदस्त फायदे हैं। इसका एक ऑफिशियल नाम भी है, अग्लोमरेशन इकोनॉमीज या समूहन अर्थव्यवस्था। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कई इंडस्ट्रीज एक ही जगह पर जमा हो जाती हैं तो वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं। एक कामयाब इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज को अपनी ओर खींचती है और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह बढ़ता जाता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे फैक्ट्रियों का मॉल समझना। जैसे एक मॉल में सारी दुकानें एक दूसरे के कस्टमर्स से फायदा उठाती हैं, ठीक वैसे ही एक इंडस्ट्रियल एरिया में सारी कंपनियां एक दूसरे के रिसोर्सेज और सर्विसेज का फायदा उठाती हैं। तो अब जब पहेली के सारे टुकड़े टेबल पर है, चलिए मिलकर फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो ये रहा वो फाइनल ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, मार्केट को समझिए। स्टेप 2, कच्चे माल का इंतजाम पक्का कीजिए। स्टेप 3, लेबर और एनर्जी की सप्लाई सुनिश्चित कीजिए। स्टेप 4, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को परखिए। और स्टेप 5, सरकारी नीतियों और आसपास की इंडस्ट्रीज से होने वाले फायदों पर गौर कीजिए। बस यही है सफलता की चेकलिस्ट। और जाते जाते एक सवाल, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां काम कहीं से भी हो सकता है और बाजार भी ऑनलाइन है, क्या लगता है इस लिस्ट में से कौन सा फैक्टर भविष्य में सबसे कम जरूरी हो जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर। तो चलिए आज बात करते हैं इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों की दुनिया की। हम दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल्स को समझने वाले हैं। एक तरफ है हमारा पुराना पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम हिंदी में विनिर्माण कहते हैं, और दूसरी तरफ है एकदम मॉडर्न फुटलूज इंडस्ट्री यानी कि स्वच्छंद उद्योग। देखते हैं कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है और ये हमारी दुनिया को कैसे चलाते हैं। कभी सोचा है कि एक माइक्रोचिप डिजाइनर अपने घर पर बैठ के या दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकता है, लेकिन एक स्टील के फैक्ट्री को आप एक इंच भी नहीं हिला सकते? ऐसा क्यों है भला? इसी एक सवाल के जवाब में इन दोनों इंडस्ट्रियल मॉडल्स का पूरा राज छिपा हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। आप कोई कच्चा माल लेते हैं और उसे किसी ज्यादा कीमती, ज्यादा यूजफुल चीज में बदल देते हैं, जैसे लकड़ी से कुर्सी मेज बनाना या फिर कपास से कपड़ा तैयार करना। हाँ, पहले ये सारा काम हाथों से होता था, पर अब तो बड़ी बड़ी मशीनें ये काम चुटकियों में कर देती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? इसके 3 बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल। सोचिए जैसे एक खदान से निकला लोहा। स्टेप 2, ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। अब ये लोहा फैक्ट्री में जाता है जहां टेक्नोलॉजी और मशीनों से इसे स्टील में बदला जाता है। और आखिर में आता है स्टेप 3, फिनिश्ड गुड्स यानी तैयार माल, जैसे कि स्टील की शीट्स जिनसे आगे चलकर गाड़ियां बनेंगी, घर बनेंगे। बस यही है मैन्युफैक्चरिंग का पूरा निचोड़। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग तो समझ आ गया, पर जब हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या विनिर्माण उद्योग, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट, मतलब एक फैक्ट्री, एक ऐसी जगह जिसका एक फिजिकल एड्रेस हो, जिसका अपना एक मैनेजमेंट हो और जो अपने सारे कामकाज का हिसाब किताब एक रिकॉर्ड रखती हो। ये एक फॉर्मल सेटअप है। पर एक मिनट, यहाँ एक बड़ा मज़ेदार सवाल आता है। हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में भी तो सुनते हैं ना, तो क्या ये भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है? मतलब इनमें तो कोई फैक्ट्री नहीं होती जहाँ कुछ बन रहा हो, तो फिर असली फर्क क्या है?
और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। देखिए, इंडस्ट्री या उद्योग शब्द जो है, वो एक बहुत बड़ा छाता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। इसके नीचे सब कुछ आ जाता है, पर्यटन भी, मनोरंजन भी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी विनिर्माण उद्योग उस छाते के नीचे एक खास हिस्सा है, एक स्पेसिफिक टर्म है, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में होने वाले प्रोडक्शन से है। ये अंतर बहुत ज़रूरी है। और जानते हैं, इसी फर्क ने एक बिल्कुल ही नई तरह की इंडस्ट्री को जन्म दिया है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो लोकेशन और रिसोर्सेज के पुराने सारे नियम तोड़ देती है। ये मॉडर्न इकोनॉमी का एक बहुत ही एक्साइटिंग हिस्सा है। तो चलिए मिलते हैं इस नई कैटेगरी से। और इसका नाम है फुटलूस इंडस्ट्री, हिंदी में कहें तो स्वच्छंद उद्योग। और नाम से ही सब साफ हो जाता है ना। फुटलूज मतलब जिसके पैर कहीं बंधे नहीं हैं, जो आज़ाद है, स्वच्छंद है। इसे कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ये ना तो किसी खास कच्चे माल के पास होने पर डिपेंड करता है और ना ही किसी खास बाजार के पास। तो आखिर क्या खास बात होती है इन फुटलूज इंडस्ट्रीज की? जरा एक सॉफ्टवेयर कंपनी या एक मोबाइल असेंबल करने वाली यूनिट के बारे में सोचिए। जैसा हम देख सकते हैं, इन्हें किसी खास कच्चे माल की जरूरत नहीं, जैसे लोहा या कोयला। ये कंपोनेंट पार्ट्स पर चलती हैं, जो दुनिया में कहीं से भी मिल सकते हैं। इनमें आमतौर पर कम लोगों की ज़रूरत होती है, प्रोडक्शन भी छोटे लेवल पर होता है, और सबसे अच्छी बात, ये ज़्यादातर नॉन पोल्यूटिंग होती है, मतलब प्रदूषण नहीं फैलाती। इनके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? एक्सेसिबिलिटी, मतलब बढ़िया सड़कें और ऑफ कोर्स सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो अब आपको पूरा मामला समझ आ गया होगा। यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल फर्क। जो पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो एक भारी भरकम एंकर की तरह है, जो कच्चे माल और बाजार की जंजीरों से बंधी हुई है। और दूसरी तरफ है हमारी फुटलूज इंडस्ट्री, जो एक हल्के से पंख की तरह है। हवा चली और उड़ गई जहां भी बेहतर मौके मिले। एक बंदी है संसाधनों से, तो दूसरी जुड़ी है एक्सेसिबिलिटी से। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और रिमोट वर्क का चलन बढ़ रहा है, जरा सोचिए कि आने वाले समय में भविष्य की अगली बड़ी फुटलूस इंडस्ट्री कौन सी होगी? क्या वो एजुकेशन होगी, या हेल्थ केयर, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य इन्हीं संभावनाओं में छिपा है। चलिए आज समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण की दुनिया को। ये वो जबरदस्त इंजन है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज को पावर देता है। आपके हाथ में जो फोन है, उससे लेकर सुबह की चाय तक, कभी सोचा है ये सब बनता कैसे है? यही वो सवाल है जो हमें सीधे ले जाता है इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों के दिल में। हर प्रोडक्ट के पीछे ना एक पूरी कहानी छिपी होती है, एक प्रोसेस होता है, और आज हम उसी प्रोसेस को डिकोड करने वाले हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री को समझने के लिए हम उसे उसके साइज, रॉ मटेरियल्स, आउटपुट और ओनरशिप के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। और हाँ, आखिर में बात करेंगे हाईटेक रेवोल्यूशन की, जिसने सब कुछ बदल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्लासिफिकेशन से, साइज यानी आकार के आधार पर। मैन्युफैक्चरिंग का सफर एक घर से शुरू होकर एक बड़ी सी फैक्ट्री तक कैसे पहुंचता है? सबसे पहले आती हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कुटीर उद्योग। सोचिए, ये सबसे छोटी यूनिट है जहां कारीगर अपने घर पर ही परिवार की मदद से लोकल सामान से चीजें बनाते हैं। इसके बाद आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब लघु विनिर्माण। ये थोड़ा बड़ा होता है, एक वर्कशॉप जैसा, जहां बिजली से चलने वाली सिंपल मशीनें यूज होती हैं। और फिर आती हैं बड़ी बड़ी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। यहाँ सब कुछ ग्रैंड स्केल पर होता है, बड़े बाजार, एडवांस टेक्नोलॉजी और ढेर सारा प्रोडक्शन, जिसे हम मास प्रोडक्शन कहते हैं। अब अगला पिलर है हमारे ब्लूप्रिंट का, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल के आधार पर। देखिए, कोई इंडस्ट्री क्या इस्तेमाल करती है ना, वही उसकी पहचान बन जाती है। तो नेचर आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज को सीधे पावर देती है। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाती हैं, चीनी, कपड़ा, जूस, ये सब। फिर हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो मिनरल्स का इस्तेमाल करती हैं, लोहा, स्टील से लेकर सीमेंट और ज्वेलरी तक। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज प्लास्टिक जैसी चीजें बनाने के लिए पेट्रोलियम या कोयले का इस्तेमाल करती हैं।
फॉरेस्ट बेस्ड जैसा नाम से ही साफ है, फर्नीचर के लिए लकड़ी या कागज के लिए बांस का इस्तेमाल करती हैं। और आखिर में एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो लेदर, ऊन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए जानवरों पर निर्भर करती हैं। चलिए अब तीसरे क्लासिफिकेशन पर चलते हैं, आउटपुट यानी उत्पाद के बेसिस पर। मतलब जो सामान बन रहा है वो जा कहाँ रहा है, किसके लिए बन रहा है। यहाँ ना दो मेन टाइप्स हैं। पहली है बेसिक इंडस्ट्रीज। ये वो फाउंडेशन है जिनके ऊपर दूसरी इंडस्ट्रीज बनती हैं। इनके प्रोडक्ट्स जैसे आयरन और स्टील दूसरी फैक्ट्रीज के लिए मशीन बनाने के काम आते हैं। और दूसरी तरफ हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। इनके प्रोडक्ट्स सीधे हम लोगों तक पहुंचते हैं। ब्रेड, साबुन, टेलीविजन, सोचिए जो भी हम डायरेक्ट यूज करते हैं। और अब आते हैं हमारे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के आखिरी पॉइंट पर, ओनरशिप यानी स्वामित्व। सवाल सीधा सा है, इंडस्ट्री को चला कौन रहा है, मालिक कौन है? यहाँ 3 मॉडल्स हैं। एक है पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें इंडस्ट्रीज को सरकार चलाती है। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र, जिसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी प्राइवेट लोग कंट्रोल करते हैं। और तीसरा है जॉइंट सेक्टर मतलब संयुक्त क्षेत्र। यहाँ सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करती हैं, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह। मतलब दोनों की पार्टनरशिप होती है। और हाँ, कौन सा मॉडल कहाँ पॉपुलर है ये उस देश की इकोनॉमी पर निर्भर करता है। चलिए अब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग का मॉडर्न रूप यानी द हाईटेक रेवोल्यूशन। तो ये हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आखिर है क्या? ये मैन्युफैक्चरिंग की आप कह सकते हैं लेटेस्ट जनरेशन है। इसका पूरा फोकस होता है इंटेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर। यहाँ मकसद सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनें चलाना नहीं है, बल्कि इनोवेशन करना है, एडवांस साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाना है। तो आखिर हाईटेक इंडस्ट्री को अलग क्या बनाता है? इसकी कुछ खास बातें हैं। इंटेंस R&D, प्रोफेशनल्स की एक बड़ी टीम जिन्हें हम वाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं, जो डिजाइन और इंप्रूवमेंट का काम देखते हैं। असेंबली लाइन पर अब इंसानों के साथ रोबोट्स काम करते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD जैसी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप होते रहते हैं। ये फ्यूचर की फैक्ट्री नहीं, ये आज की हकीकत है। तो जरा सोचिए, जिस स्पीड से ऑटोमेशन और R&D बढ़ रहे हैं, आने वाले 50 सालों में मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया कैसी होगी? क्या फैक्ट्रीज में इंसान होंगे ही नहीं? और ऐसे कौन से नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे जिनके बारे में आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते?